हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फलन एवं समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही साथ समीकरणों को हल करने की गुणनखंड विधि व श्रीधराचार्य विधि को पढ़ेंगे। तो फलन या फंक्शन, इसको पढ़ने से पहले हमें चर या वेरिएबल के बारे में जानना होगा। तो चर या वेरिएबल ये ऐसी राशि हैं जिसका मान परिवर्तित होता रहता है, मतलब ऐसी राशि जिनका मान फिक्स नहीं होता है बल्कि बदलता रहता है। तो उन राशियों को हम चर राशि या वेरिएबल कहते हैं, जिसको सामान्य तौर पर एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो एक्स वाई जेड से प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन इसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट के किसी भी अक्षर से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम ये चर राशि को, किसी भी चर राशि को अगर एक गणितीय व्यंजक के रूप में लिखें तो उस गणितीय व्यंजक को हम फलन या फंक्शन कहेंगे। जैसे मान लीजिए हम एक्स चर राशि को ले रहे हैं और इसको एक गणितीय व्यंजक के रूप में लिख रहे हैं, जैसे कि 3x² + 5x + 2। तो यहाँ पे ये x चर राशि का गणितीय व्यंजक लिखा हुआ है। तो ये जो गणितीय व्यंजक होगा ये फलन होगा या एक फंक्शन कहलाएगा। तो चूँकि फंक्शन f से स्टार्ट है, इसलिए फंक्शन को या फलन को f से ही प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। और ये f जिस भी चर राशि का फलन होगा उस चर राशि को हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि हम इस फलन को देख रहे हैं, तो ये फलन जो है ये x चर राशि का फलन है। तो ये इसको हम यहाँ x को ब्रैकेट में लिखेंगे इस तरीके से, fx = 3x² + 5x + 2। ये एक फलन होगा। मान लीजिए कि एक हमारे पास फलन है y³ + 5। तो चूँकि ये फलन जो है ये y चर राशि का है, इसलिए जब हम इसे दिखाएंगे तो लिखेंगे fy, यानी ये y का फलन है या y का फंक्शन है। या फिर हम z का कोई फंक्शन दिखाना चाहें तो इस तरह लिखेंगे fz, और इस तरीके से मान लीजिए log z हम ले रहे हैं, तो ये जो होगा एक फलन हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर चर राशियों को गणितीय व्यंजक के रूप में लिखा जाता है तो ये गणितीय व्यंजक ही फलन या फंक्शन कहलाते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुपद फलन या पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो बहुपद मतलब एक से अधिक पद, मतलब बहुत सारे पद। तो अगर बहुत सारे पद यानी एक से अधिक पद, अब हम पढ़ेंगे बहुपद फलन या फिर पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में। तो बहुपद मतलब बहुत सारे पद। तो ऐसे फलन जिसमें बहुत से पद यानी एक से अधिक पद हों, तो ऐसे फलन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन या फिर बहुपद फलन कहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस फलन में हमारे पास 1 2 3 पद हैं, यानी एक से अधिक होने पर इसको हम बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर एक से अधिक पद हैं, तो यानी fx जो होगा ये एक बहुपद फलन होगा। fy को हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे है y³ एक पद और 5 एक पद, तो यहाँ पर दो पद हैं। तो यहाँ पर भी एक से अधिक पद हैं, इसलिए fy भी एक बहुपद फलन होगा। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि fz = log z है, तो यहाँ पर केवल एक पद है। तो केवल एक पद होने पर कोई फलन बहुपद फलन नहीं कहलाएगा। जब पद एक से अधिक होंगे तभी यह बहुपद फलन होगा। तो इस तरीके से fz एक बहुपद फलन नहीं होगा। फलन के बाद अब हम समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास कोई फलन fx है और fx = 0 दिया हुआ है। तो fx = 0 के लिए अगर हमें x का कोई ऐसा मान प्राप्त हो जाए, यानी x के कुछ हमें मान प्राप्त हो रहे हैं, जिस मान को अगर हम इसमें रख दें तो ये इसे संतुष्ट कर रहा हो, x का मान इसे संतुष्ट कर रहा हो, यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हों, तो उस कंडीशन में ये fx = 0 एक समीकरण कहलाएगा। मान लीजिए हमारे पास एक फलन है x - 2, ठीक, x - 2 है जिसके बराबर 0 दिया हुआ है। तो अगर हमें यहाँ पे x का कोई मान प्राप्त हो रहा हो जो इसे संतुष्ट करे, जैसे मान लीजिए x का मान हम देख रहे हैं कि x बराबर अगर हम 2 यहाँ पे रख रहे हैं, तो 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस फिर 2 = 0, ठीक है। x का मान 2 हम इसमें रख रहे हैं, तो 2 - 2 = 0, यानी 0 = 0 आ जा रहा है। तो यानी x का मान 2 रखने पर, ये इसमें रखने पर इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी इसके दोनों पक्षों को बराबर कर रहा है। तो इसलिए ये x - 2
एक समीकरण कहलाएगा। तो अब हम समीकरण के घात और समीकरण के मूल के बारे में पढ़ेंगे। तो समीकरण का घात क्या है? मान लीजिए हमारे पास एक समीकरण है x³ + 5x + 4। तो ये एक समीकरण बराबर 0, ये एक समीकरण है। अब हम देखेंगे जो हमारे इस समीकरण में चर राशि है, यानी इस समीकरण में चर राशि x है। तो x पे देखेंगे सबसे बड़ी घात कौन सी है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं घात 3 और 1 है, तो सबसे बड़ी घात 3 ही होगी। तो यहाँ पे जो 3 होगी यानी चर राशि की सबसे बड़ी घात ही इस समीकरण की घात कहलाएगी, यानी इस पूरे समीकरण की घात हो जाएगी 3। जिस प्रकार कोई भी समीकरण दिया हुआ है तो उस समीकरण में जो चर राशि है उस चर राशि की सबसे बड़ी घात ही उस समीकरण की घात होती है। नेक्स्ट है मूल। तो अगर हमारे पास कोई समीकरण है और उस समीकरण को संतुष्ट करने वाला जो मान होगा वही मान उसका मूल कहलाता है। जैसे हम ऊपर देख रहे हैं x-2 = 0 एक समीकरण है और इस समीकरण को संतुष्ट करने वाला x का जो मान है वो है x = 2। तो x = 2 ही यहाँ पे इस समीकरण का मूल होगा। तो इस तरीके से x के मान या चर राशि के मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे वही मूल कहलाएंगे। अब मान लीजिए हमारे पास कोई समीकरण था और उस समीकरण से हमें एक मूल प्राप्त हुआ है जो सम्मिश्र संख्या है, मान लीजिए 1 + i है। तो अगर एक सम्मिश्र संख्या किसी समीकरण का मूल होगा तो इस जो मूल का संयुग्मी होगा, इस सम्मिश्र संख्या का जो संयुग्मी होगा यानी 1 - i, ये सम्मिश्र संख्या भी उसी समीकरण का मूल होगा। यानी अगर एक सम्मिश्र संख्या किसी समीकरण की मूल है तो दूसरी सम्मिश्र संख्या जो उसकी संयुग्मी होगी वो भी उसी समीकरण का मूल जरूर होगी। अब हम प्रश्नावली 5D सॉल्व करेंगे। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है x² + 4 = 0। तो इसे हमें गुणनखंड विधि द्वारा हल करना है। तो यहाँ पर हम गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए a² - b² = a - b × a + b फार्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच में माइनस लाना होगा, यानी यहाँ पे माइनस की ज़रूरत है। तो माइनस लाने के लिए हम इसे लिखेंगे x² - फिर -4 = 0। यहाँ इस तरीके से डबल माइनस हो गया जो मिलके माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि -4 को -4 है तो -4 को हम लिख सकते हैं -1 × 4। तो -1 चूँकि हमें पता है कि ये i का स्क्वायर है और ये 4 2 का स्क्वायर है। तो इस तरीके से -4 जो है वो हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम -4 को लिखेंगे 2i का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा x² - 2i का होल स्क्वायर = 0। तो अब आगे हम यहाँ पे इस सूत्र का यूज़ कर सकते हैं a² - b² का। तो ये हम यहाँ पे इसको a मान लेंगे या b, तो इस तरीके से ये ब्रैकेट में हो जाएगा x - 2i। एक ब्रैकेट में दोनों को माइनस में लिखना है, फिर एक ब्रैकेट में दोनों को प्लस में। तो ये हो जाएगा x + 2i = 0। तो अब या तो ये 0 के इक्वल होगा या फिर ये 0 के इक्वल होगा। तो हम बारी बारी दोनों को इक्वल करके x का मान ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे x - 2i = 0 होगा अगर, तो यदि x - 2i = 0 तो x का मान हो जाएगा 2i। इस साइड भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा 2i। और अगर x + 2i = 0 है, यदि x + 2i = 0 है तो अब 2i को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा x - 2i। तो इस तरीके से हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा x - 2i। यहाँ पे हमें x के दो मान प्राप्त हो रहे हैं, x ± 2i। तो ये जो होंगे इस समीकरण का हल हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सेम इस तरह सॉल्व करना है। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है x² - 4x + 29 = 0। तो इस सवाल को हल करने के लिए हम पहले
ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में लाएंगे। तो इसे इस समीकरण को हम पहले इस रूप में लाएंगे, फिर इस ये रूप में जब आ जाएगा तो इसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसके लिए हम देख रहे हैं, इसको मान लीजिए ये a है तो ये x का स्क्वायर, यानी फिर यहाँ पे इसके बाद 2ab है तो ये हो जाएगा माइनस 2, a का मान x है तो यहाँ पे हो जाएगा x। फिर हम देख रहे हैं अब यहाँ पर बच रहा है 2, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 लिख देंगे तो माइनस 4x से मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये अगर ये a है तो ये हो जाएगा 2a, तो यहाँ पे ये 2 जो होगा वो b हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हमें इस समीकरण इस रूप में लाने के लिए b का स्क्वायर जोड़ना होगा। b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, तो 4 यहाँ पे हमें लाना होगा। तो हम देख रहे हैं कि 29 को अगर हम जोड़ दें 4 प्लस 25 में, तो इस तरीके से अब हमारा जो ये होगा ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के रूप में। तो ये इस रूप में आ गया। अब इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के यूज से हम लिख सकते हैं इसको x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 25 बराबर 0। अब जैसे हम लोगों ने इससे पहले वाले सवाल में किया था, यहाँ पे माइनस लाने के लिए यहाँ पे माइनस लगाया और 25 के साथ ही माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट में माइनस 25 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे, माइनस 25 है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस 1 गुणे 25। अब माइनस 1 को हम लिख सकते हैं i का स्क्वायर और 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा 5i का होल स्क्वायर। तो माइनस 25 को हम यहाँ लिखेंगे 5i का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 5i का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम फिर वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो हम पहले कर चुके हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम पहले एक ब्रैकेट में इन दोनों को माइनस में लिखेंगे, फिर दूसरे ब्रैकेट में इन दोनों को प्लस में लिखेंगे। तो इस तरीके से हो जाएगा x माइनस 2, फिर माइनस में लिखेंगे तो माइनस 5i। इन दोनों को माइनस में लिख दिया, अब इन दोनों को एक बार प्लस में लिखेंगे तो x माइनस 2 फिर प्लस 5i। तो इस तरीके से इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इसका गुणनखंड हो गया। अब इसके बाद हम एक बार इसे 0 करेंगे और एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, और इक्वल करके हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो मान ले रहे हैं कि यदि मान लेंगे यदि ये 0 के इक्वल है, तो यदि x माइनस 2 माइनस 5i बराबर 0, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इन दोनों को उस साइड भेजेंगे तो दोनों माइनस में है, उधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस 5i। तो ये एक मान प्राप्त हो जाएगा x का जब ये 0 के इक्वल होगा। अगर ये 0 के इक्वल होगा तो x का क्या मान होगा वो हम देखेंगे। तो यदि x माइनस 2 प्लस 5i बराबर 0 हो तो हम देख रहे हैं कि अगर हम फिर 2 को उस साइड भेजेंगे और 5i को उस साइड, तो 2 माइनस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, और 5i जो है ये प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5i। इस तरीके से हमें x के 2 मान प्राप्त हो गए, 2 प्लस 5i और 2 माइनस 5i। तो इस तरीके से x के मान हो जाएंगे 2 प्लस माइनस 5i। दूसरे प्रश्न में हमें समीकरण को श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करना है। तो जैसे मान लीजिए एक समीकरण है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर ये एक समीकरण दिया हुआ है और श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करके अगर हमें x का मान ज्ञात करना है तो उसके लिए सूत्र है x बराबर माइनस बी मतलब x का गुणांक। तो माइनस बी प्लस माइनस करनी में b का स्क्वायर यानी x के गुणांक का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणे अचर राशि।
तो बटे में 2a यानी 2 गुणे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये समीकरण, ये जो सूत्र है, इस सूत्र की सहायता से हम एक द्विघात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं, यानी x का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो दूसरे का थर्ड क्वेश्चन है, जिसे हमें श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल करके मान ज्ञात करना है। समीकरण है करनी में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस करनी में 2 बराबर 0। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये करनी में 2a हो जाएगा और यहाँ पे x के इंटू में कुछ नहीं है यानी 1 होगा, तो यहाँ पे b बराबर 1 हो जाएगा और c जो होगा वो भी करनी में 2 हो जाएगा। अब हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे और इस सूत्र के प्रयोग से हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x बराबर हो जाएगा माइनस b, यानी यहाँ पे -1 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस करनी में b का स्क्वायर, यानी b बराबर 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4ac। तो -4a का मान है करनी में 2 और c का मान है करनी में 2। तो इस तरीके से और बटे में 2a, तो a का मान यहाँ पे करनी में 2 है तो 2 गुणे करनी में 2 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो -1 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस करनी में 1 का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और यहाँ पे करनी में 2 और करनी में 2 का गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2 और फिर 2 का गुणा जब हम 4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 8। तो इस तरह हो जाएगा 1 माइनस 8 और नीचे हो जाएगा 2 करनी में 2। इसके बाद हम 1 में से 8 घटा देंगे तो ये आ जाएगा x बराबर -1 प्लस माइनस करनी में इसको माइनस करने पे आ जाएगा -7। तो यहाँ पे हो जाएगा -7 बटे में 2 करनी में 2। अब हम देख रहे हैं कि करनी में -7 है तो -7 को हम लिख सकते हैं -1 गुणे 7। तो एक करनी में -7 है तो करनी में -1 गुणे करनी में 7 हो जाएगा। तो करनी में -1 और करनी में 7 हो रहा है और -1 का मान होता है i। तो करनी में -1 का मान i है तो ये हो जाएगा i करनी में 7। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पे x बराबर -1 प्लस माइनस i करनी में 7, यानी हम माइनस को करनी में -1 को i के रूप में लिख देंगे तो इस तरह हो जाएगा बटे में 2 करनी में 2। तो ये x का मान ज्ञात हो जाएगा। x का ये 2 मान है, x का जो एक मान होगा वो प्लस के रूप में लिखेंगे -1 प्लस i करनी में 7 बटे 2 करनी में 2, ये एक मान हो जाएगा और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर -1 माइनस i करनी में 7 बटे 2 करनी में 2। तो एक मान प्लस है और एक मान माइनस है, इस तरह करके हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे और ये मान इस समीकरण का हल हो जाएगा।